Namaskar, good evening viewers. You are watching House Highlights on Sunset TV. I'm your host Rajiv Kumar Singh. In this program, we will take a look at all that transpired on Wednesday in the two houses of Parliament. Before we delve into the details, let us take a quick look at the headlines. Lok Sabha passes the Railways Amendment Bill 2024. Bill aims to streamline and simplify railway operations. Minister Ashwini Vaishnav responds to the discussion, states that the railways have achieved record progress during PM Modi's tenure. Lok Sabha starts consideration of the Disaster Management Amendment Bill 2024. Kalyan Banerjee's remarks against Cabinet Minister Jyotiraditya Scindia during the discussion leads the House to be adjourned for the day. And stalemate in the Rajya Sabha continues. Treasury, opposition tussle leads to disruptions. House proceedings adjourned for the day amidst uproar. The proceedings in the Lok Sabha began with the question hour. Among the 20 questions scheduled for the day, queries related to AI governance and development, platform-related works in Telangana, railway connectivity to all districts of Maharashtra and Bihar, promotion of solar energy, trains between Bhiwani and Jaipur, atomic power plants, and high-capacity rail line between Mangalore and Bangalore were verbally asked in the House on Wednesday. Let us listen into the replies of Minister of Electronics and Information Technology Ashwini Vaishnav related to two questions on AI governance and development. माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने का मिशन हाथ में लिया है और इसीलिए जो AI डेटा लैब्स बन रही है ये भी टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में बन रही है। अगर आप देखो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, लखनऊ, शिमला, औरंगाबाद, फिर महाराष्ट्र में औरंगाबाद, बिहार में पटना, बक्सर, मुजफ्फरपुर, एक तरीके से पूरी लिस्ट पूरे आंसर में आपको दी गई है। अध्यक्ष जी सदन के पटल पर भी रखी गई है। कोशिश ये है कि देश के टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में स्टार्टअप्स हो, AI लैब्स हो, 5G लैब्स हो, सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ हो, वो सारे के सारे एक कॉन्सेंट्रेटेड वे में नहीं रह के देश भर में फैले। ये बात सही है कि AI का जो सबसे अधिक उपयोग होने वाला है ऐसे सेक्टर्स में होने वाला है जिससे कि जन जन के जीवन पे उसका अच्छा प्रभाव भी पड़ सके। एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में, हेल्थ केयर सेक्टर में, लॉजिस्टिक्स के सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में, इन सब में AI की एप्लीकेशंस जो देश के काम में आए, देश की ज़रूरतों के अनुसार हो, उसको डेवलप करने के लिए जो AI मिशन के 7 पिलर्स हैं उसमें से एक बड़ा पिलर है एप्लीकेशन डेवलपमेंट और रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ AI के लिए 8 प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं जिसमें IIT जोधपुर, IIT रुड़की, NIT रायपुर, पुणे, IIT दिल्ली, IIIT दिल्ली और इस तरह से बड़े अच्छे इंस्टीट्यूशंस के अंदर मिलके 8 ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं जिन प्रोजेक्ट्स से टूल्स डेवलप हो जो रिस्पॉन्सिबल AI के लिए काम आए और AI में बहुत सारे एथिकल इश्यूज भी है। माननीय अध्यक्ष जी, उन एथिकल इश्यूज को भी एड्रेस करना ज़रूरी है और ये एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इसलिए दुनिया भर में इस पर डिबेट भी है। मैं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी इस महान सदन को ये भी बताना चाहूँगा कि भारत AI के जो ग्लोबल विचार करने वाले देश हैं उनमें वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज़ हैं और जो GPA ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI उसके चेयर भी लास्ट ईयर भारत था, समिट भारत में हुआ और आज भी जो OECD वगैरह सभी देशों के साथ, UN के साथ जितना भी डिस्कशन है उसमें भारत की बात को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। As Minister of Railways, Ashwini Vaishnav also answered a question on railway connectivity to all districts of Maharashtra and Bihar. Let us listen in. प्रोग्रेस बिहार के प्रोजेक्ट्स की बहुत अच्छी है। मैं आपको आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष जी कि बिहार के लिए रेलवे ने, भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करीब 9 गुना एलोकेशन बढ़ाया है। जहां पर 2009 से 2014 वाले पीरियड में मात्र 1132 करोड़ रुपए का एलोकेशन होता था, 2024-25 में 10,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन है बिहार के लिए।
और माननीय अध्यक्ष जी, बिहार में ट्रैक्स पे नए ट्रैक बिछाने का जो काम है उसमें भी बहुत अच्छी तेज़ी आई है। जहां यूपीए सरकार के समय करीब 60 किलोमीटर प्रति वर्ष होता था काम, अभी माननीय अध्यक्ष जी 167 किलोमीटर पर ईयर का काम हो रहा है और बहुत अच्छी तेज़ी से रेलवे का डेवलपमेंट हो, ओवरऑल स्टेशंस का डेवलपमेंट हो, नई लाइन बने, इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो, उन सब पे तेज़ी से काम चल रहा है। Minister of State for Department of Atomic Energy, Dr. Jitendra Singh, let the House know the work done by the Narendra Modi government related to increase in the atomic power capacity during the last 10 years and the projected growth moving forward. Kundakalam is one project which had been envisaged somewhere around 1990. It was repeatedly... Honorable Mani Sadesh, please. It was repeatedly visited, revisited, but it was only after 2014 when Prime Minister Modi ji took over that it has been made functional. And now we have 4 units of Kundakalam made functional, so also Kalpakam. And the unique features of all these power generation capacities is that over the last 10 years, because I'm not speaking on my behalf, I'm speaking through the figures and through the statistics. In 2014, when this government came, the total power generation capacity of India was 4,780 megawatts, which has almost doubled now. In 2024, it is 8,180. So what was the capacity developed in the last 60 years is equal to the capacity developed in the last 10 years. Not only so, if we proceed by the same pace, our future projections reflect that by 2031-32, this generation capacity would increase 3 times from today, equal to 22,480 megawatt. And therefore, this has been possible because we had the talent, we had the equipment, we had the capacity. But what was lacking perhaps was the enabling milieu, which is provided by the political leadership, and that happened after 2014. There was a number of decisions taken, like bulk approval of 10 reactors, like extra allocations, like decision to have joint ventures with PSU, and also involvement of the private sector in a very limited manner, of course. But all this has, and we have diversified, not only confined atomic energy to generation of the energy, but as Homi Baba rightly pointed out at the time of inception, that India's nuclear program will be dedicated to peaceful purposes, because at that time there was some controversy. Hiroshima had just happened, and today we are living up to that vindication under the leadership of Prime Minister Modi. Atomic energy is being extensively utilized in agriculture sector. Even for mutagenesis, we have produced 70 mutagenic crops with the intervention from atomic energy. We have fortified foods. In health sector, we are among the first in the world to have come up with a new set of series of isotopes which are being used in the treatment of cancer. And similarly, in the defense sector, through the atomic energy processes, we have come out with cost-effective, lightweight, bulletproof jackets. These are just a few examples, otherwise it will go on for the whole day. Important papers were laid on the table of the House on Wednesday. The papers laid included those from the Ministry of Earth Sciences, Ministry of Science and Technology, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, and Department of Atomic Energy, Ministry of Parliamentary Affairs, Ministry of Electronics and Information Technology, Ministry of Communications, Ministry of Petroleum and Natural Gas, Ministry of Information and Broadcasting, and Ministry of Railways. Later, statements were made by ministers. Jitin Prasad, MOS Electronics and Information Technology, made a statement related to status of Digital India program, and that was followed by statement by MOS for Communications, Dr. Chandrasekhar Pemmasami's statement related to the Standing Committee on Communications and Information Technology. In the 0 hour, matters of urgent public importance were raised. Among other matters, BJP member Jagdambika Pal raised an issue related to rural banking, while Vishnu Dayal Ram raised the issue of the North Koil project not getting executed properly in the state of Jharkhand. गांव के लोगों की एक बड़ी संख्या में ग्रामीण अंचलों की अगर सेवा कर रहे हैं तो ये ग्रामीण बैंक के हमारे बैंक के राज कर रहे हैं
और आज इनकी क्रेडिबिलिटी किसी भी जो हमारे नेशनलाइज बैंक हैं और उनसे हैं, आज उनसे सेवाओं में ग्रामीण क्षेत्रों में इनसे बेहतर कोई नहीं कर रहा। लेकिन आज भी इन ग्रामीण क्षेत्रों को राज्य में अलग अलग है। ये ग्रामीण बैंक की कोई अपनी एक अपेक्स बॉडी नहीं है। लगातार एक मांग हो रही है कि जब ये 40 करोड़ लोगों को, देश की जनता को आज उनकी सेवाएं कर रहे हैं, इनका जो नेट है वो 50,000 करोड़ का है, आरक्षित लाभ 40,000 करोड़ का है। इसमें भारत सरकार का 50% स्वामित्व है, राज्य सरकारों का 15% है, और जो स्पॉन्सर बैंक है जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, उसके भी 35% है। तो इस तरह से मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि ये देश में इसकी एक रेगुलेशन हो, एक केंद्रीय स्तर पे भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हो। अपने संसदीय क्षेत्र पलामू के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। झारखंड राज्य के लातेहार जिला में उत्तरी कोयल परियोजना स्थित है। इस परियोजना के अंतर्गत पलामू प्रमंडल के तीनों जिले डाल्टनगंज, गढ़वा और लातेहार के साथ साथ बिहार राज्य के गया, औरंगाबाद जिले भी सम्मिलित हैं और इन जिलों की कुल 1,11,524 हेक्टेयर जमीन को सिंचित करने की इस परियोजना में परिकल्पना की गई है। साथ ही साथ लोगों को पेयजल उपलब्ध कराना और उद्योग धंधों को भी आवश्यक पानी मुहैया कराना इस योजना के अंतर्गत शामिल है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में सत्ता संभाली, उसके बाद उन्होंने इस परियोजना के महत्व को देखते हुए 1627.27 करोड़ की राशि स्वीकृत की। उन्होंने पलामू जाकर के इस परियोजना की आधारशिला भी रखी, लेकिन डूब क्षेत्र के लोगों के द्वारा मुआवजा की राशि नहीं मिलने के चलते इस परियोजना का कार्य अधूरा रहा। भारत सरकार ने हाल ही में 4 अक्टूबर 2023 को मुआवजा की राशि भी स्वीकृत कर दी है और ये राशि राज्य सरकार को भी मिल गई है, लेकिन इसके बावजूद राज्य सरकार के द्वारा इस परियोजना को पूरा करने की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। The 0 hour was running smoothly. However, the situation changed soon as Gaurav Gogoi of the Congress blamed the government for using a foreign national as a shield for its failures in Manipur. There was a sharp retort in the House by Minister of Commerce and Industry, Piyush Goyal. It is the Congress party using George Soros and other international bodies due to which the country today is suffering. There are internal problems caused by the Congress Party Association with George Soros funded organization. The Congress Party is solely responsible and has to answer the nation what is the connection between their leaders, the leaders of the Congress Party, what is the nexus due to which the Congress Party and George Soros and funded organizations by them are destabilizing the Indian economy. The Congress is responsible for this severe state of affairs. The House was adjourned till 2 p.m. after the disorder caused by the altercation between the Treasury and opposition benches. Once the House reassembled, Railways Minister Ashwini Vaishnav replied to the discussion on the Railways Amendment Bill 2024. Among other things, the Railways Minister enlisted the reduction in derailments and accidents during the term of Prime Minister Narendra Modi. The bill was later passed by a voice vote. यूपीए के समय में कॉन्सिक्वेंशियल एक्सीडेंट्स 171 थे पर ईयर ऑन एन एवरेज। अध्यक्ष जी, वो 75% कम होकर, अध्यक्ष जी 75% कम होकर 40 पे आ गया है। अध्यक्ष जी, जो डिरेलमेंट्स थे, अध्यक्ष जी जो डिरेलमेंट्स का टोटल आंकड़ा था यूपीए के समय में 443 थे। 365 दिन 443 डिरेलमेंट्स होते थे। अध्यक्ष जी, दैट नंबर हैज कम डाउन टू लेस देन 195, यानी 78% रिडक्शन हुआ है। अध्यक्ष जी, लेकिन हम
इतने पे सेटिस्फाइड नहीं है। अध्यक्ष जी, हम इसमें भी अथक प्रयास करके हर एक इंसिडेंट के रूट कॉज में जाके स्ट्रक्चरल चेंज लाके, जहां प्रोसेस में चेंज करना है प्रोसेस में चेंज करके, जहां टेक्नोलॉजी में चेंज करना है टेक्नोलॉजी में चेंज करके, जहां पर भी जो भी चेंज करना है वो करके हम एक्सीडेंट्स और डिरेलमेंट की संख्या को और भी कम करेंगे, सेफ्टी को इससे भी अधिक बढ़ाएंगे। इसके लिए मोदी जी की सरकार प्रतिबद्ध है और हम लोग इसके लिए अथक प्रयास करने के लिए आपको अश्योर करते हैं अध्यक्ष जी। After passing of the Railways Amendment Bill 2024 by voice vote, Minister of State for Home Affairs Nityanand Rai, representing Minister of Home Affairs Amit Shah, moved the Disaster Management Amendment Bill 2024. The bill seeks to amend the Disaster Management Act 2005. 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम आया। उसके क्रियान्वयन में राज्यों को भी कई बाधाएं और कठिनाइयां महसूस हुई। उन बाधाओं और कठिनाइयों को दूर करने के लिए कई राज्यों ने गृह मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट किया है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों, सरकार के मंत्रालयों, विभागों और कार्यकारी समितियों के बीच प्रभावी कार्यात्मक एकीकरण की आवश्यकता महसूस की गई, जिसके कारणवश आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 को माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी इस सभा में सदन में लेकर आए। During the initial discussion on the Disaster Management Amendment Bill 2024, an altercation started between the Treasury benches and the opposition, primarily involving Trinamool Congress member Kalyan Banerjee. The initial dispute revolved around taking credit for the central government's initiatives during the COVID-19 pandemic. Subsequently, personal remarks made by the AITC member against Jyotiraditya Scindia led the House to be adjourned. Although the House reassembled twice after that, business could not be conducted and it was ultimately adjourned for the day. After laying off important papers on the table of the Rajya Sabha, the chairman, Jagdeep Dhankar, informed the House on the Business Advisory Committee's time allotment for government business. Honorable members, I have to inform that the Business Advisory Committee, in its meeting held on the 10th of December 2024, has allotted time for government, legislative, and other business as follows. Consideration and passing of the following bills after they are considered and passed by Lok Sabha. The carriage of goods by sea bill 2024, 2 hours. The bills of lading bill 2024, 2 hours. The coastal shipping bill 2024, 2 hours. Consideration and passing of the merchant shipping bill 2024 after it is introduced, considered and passed by Lok Sabha, 2 hours. The committee also recommended that the sittings of the House on the 16th and 17th December 2024 be exclusively devoted for a discussion commemorating the 75th anniversary of adoption of the Constitution of India, and that on these days, 0 hour, question hour, and special mentions may be dispensed with. Before question hour could begin in the House, the chair made an observation regarding decorum in the House. The Parliamentary Affairs Minister, Kiren Rijiju, too joined with his views. Let us listen into first the chair, followed by the Parliamentary Affairs Minister. We should create an atmosphere so that the House can proceed. भारतीय लोकतंत्र में 72 साल बाद
एक ऐसा किसान का बेटा उपराष्ट्रपति के पद में पहुंच करके इस देश को सेवा करने का काम किया है। इस राज्यसभा सदन का सभापति के रूप में पूरा देश देख रहा है किस तरीके से उपराष्ट्रपति महोदय ने इस सदन का गरिमा को रखा है। और हम शुरू से देख रहे हैं कि विपक्ष के लोग ना लोकतंत्र को मानते हैं, ना चेयर का गरिमा को ध्यान रखते हैं। आप लोगों ने, मैं नाम लेकर कह सकता हूं, टेलीविजन में बाहर जाकर के पब्लिक के सामने में उपराष्ट्रपति का नाम लेकर के आप लोग बेमतलब से आरोप लगाते हैं। आप लोग इस सदन का सदस्य होने का लायक नहीं है। आप चेयर को अगर इज्जत नहीं दे सकते हैं तो इस सदन का सदस्य होने का कोई अधिकार नहीं रखते हैं। हम लोग सब कसम खा के आए हैं, शपथ लेके आए हैं, इस सदन का सदस्य का और सरकार में मंत्री के रूप में हमने शपथ खाए हैं इस देश का सोवरेनिटी का, इस देश का यूनिटी को रक्षा रखने के लिए हम शपथ लेके आए हैं। उपराष्ट्रपति का पद को, उपराष्ट्रपति का गरिमा को अगर आप लोग अटैक करेंगे तो हम बिल्कुल बचाव करेंगे और आप लोगों का जो इंटेंशन है इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। आज जब सोनिया गांधी जी और सोरोस का लिंक का जो नाम आ रहा है, हमने ये लिंक नहीं किया है, ये रिपोर्ट हमारा नहीं है। अंतरराष्ट्रीय जगत में, पूरा दुनिया में ये रिपोर्ट पढ़ रहा है। कांग्रेस का नेतृत्व और सोरोस का OCCRP का जो लिंक है, ये देश के सामने में है। शर्म आना चाहिए आप लोगों को। देश के विरोध में काम करने वाले, भारत के खिलाफ काम करने वालों के साथ आप लोग तालमेल में रहते हैं। जो जॉर्ज सोरोस बोलते हैं, आप लोग भारत में वही भाषा बात करते हैं। हम लोग पूरे इस सदन में जितने भी मेंबर हैं, हम लोग भारत के नाम में एक साथ यूनिटी खड़ा करना चाहिए। आप भारत विरोधियों के साथ खड़ा रहते हो, आप भारत को नुकसान पहुंचाने वाले के साथ में खड़ा रहते हो और फिर आप चेयरमैन के खिलाफ में नोटिस देते हो। ऐसा चेयरमैन मिलना मुश्किल है। हमारा आदरणीय जगदीप धनखड़ जी एक ऐसा नेता है जो इस पद में रहकर के भी और इस पद के बाहर भी हमेशा किसानों के लिए बात किया है, हमेशा गरीब तबकों के लिए बात किया है। इस देश को, संविधान को, हमारे देश का जो संविधान है इसको रक्षा करने के लिए हर समय उपराष्ट्रपति जी ने पहल किया है। हम लोग गर्व है आदरणीय जगदीप धनखड़ जी राज्यसभा चेयरमैन के रूप में इस कुर्सी पे आसीन है। हम लोग फख्र महसूस करते हैं और चेयर के खिलाफ कोई भी आप लोग काम करेंगे, इस तरह का नोटिस देने का नाटक करेंगे, हम लोग इसको कामयाब होने नहीं देंगे और पूरे कांग्रेस पार्टी माफी मांगना चाहिए। सोरोस और कांग्रेस नेतृत्व के बीच में क्या रिश्ता है, वो रिश्ता जो है सदन के सामने में आप लोग बताइए और देश के सामने में माफी मांगना चाहिए। मैं सर ये कांग्रेस पार्टी और उसके साथियों का जो हरकत है उसका मैं खंडन करता हूं सर। After the House reassembled at 12 noon, Rajya Sabha witnessed uproar over the no-confidence motion being brought against the chairman. Leader of the House, JP Nadda, accused the opposition of trying to divert attention from the Soros issue. JP Nadda stated that the kind of allegations made by the Congress party against the chair are condemnable. सर, आपने क्वेश्चन आवर की बात कही है जी, लेकिन उसके पहले मैं एक बात आपके ध्यान में और आपके माध्यम से सदन को ध्यान में लाना चाहता हूं कि पिछले 2 दिनों से हमारे लोग इस बात को उठा रहे हैं कि सोरोस और कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेतृत्व का क्या संबंध है और सोरोस और सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी जी का क्या संबंध है। यह देश के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का सवाल है।
प्रश्नवाचक चिन्ह है। दिस इज ए क्वेश्चन ऑन द सॉवरेंटी ऑफ द कंट्री एंड द मेजर ऑपोजिशन पार्टी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन जॉर्ज सोरोस शुड बी डिस्कस्ड, बिकॉज हम आम आदमी के लिए कटिबद्ध हैं और मैं 2 दिन से इस विषय को रख रहा हूं और हमारे लोग उस बात के लिए उद्वेलित हैं, उसकी चर्चा होनी चाहिए। प्लीज टेक योर सीट्स। और ये मुद्दे को भटकाने के लिए इन्होंने एक कुत्सित प्रयास किया कि इन्होंने चेयर पर आक्षेप लगा करके अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रयास किया है। ये मुद्दे को भटकाने का कुत्सित प्रयास है। दिस इज a design to deviate the attention of the nation from the issue of the sovereignty of the country। देश की संप्रभुता पर जो खतरा है, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा पर जो खतरा है, और जिसमें कांग्रेस पार्टी का योगदान है, ये टूल बन करके, औजार बन करके उनका साथ दे रहे हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि संवैधानिक पदों पर हमारे चेयर पर जिस तरीके का आक्षेप कांग्रेस पार्टी ने लगाया है, ये भर्त्सना योग्य है। इट शुड बी कंडेम्ड बाय ऑल, वन एंड ऑल, इट शुड बी कंडेम्ड। और ये इन्होंने चेयर की कभी रिस्पेक्ट नहीं की है, चाहे हाउस के अंदर हो चाहे हाउस के बाहर हो। जिस तरीके की बयानबाजी इन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठे हुए और हमारे चेयर के डिसीजन को किया है, वो निंदनीय है और देश कभी माफ नहीं करने वाला है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश बहुत उद्वेलित है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। That is all we have in this episode of House Highlights. We will keep you abreast with further developments during the winter session of Parliament. Keep watching Sansad TV. Good night.